नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात में कहा, भारत जब अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा तब वो एक शानदार और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होगा। अगले 25 वर्षों के अमृतकाल को प्रत्येक देशवासी के लिए कर्तव्यकाल कहा। श्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का रूप लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की, लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। श्री मोदी ने शहीद ऊधम सिंह को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अन्य महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद के महत्व पर बात की, भारत के उभरते खिलौना उद्योग की प्रशंसा की और हनी मिशन की सफलता का भी उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने लेखपाल परीक्षा पेपर लीक रैकेट से जुड़े 18 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को हिरासत में लिया। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही वर्षा से अधिकांश हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त। राष्ट्रमंडल खेलों में जेरेमी लालरिनुंगा ने पुरुषों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रमंडल खेल क्रिकेट में भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का स्वरूप लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि इस महोत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में जीवन और समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात की इस कड़ी का विशेष महत्व है क्योंकि भारत शीघ्र ही अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, तब वो एक शानदार और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष का अमृतकाल प्रत्येक देशवासी के लिए कर्तव्यकाल भी है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। श्री मोदी ने शहीद ऊधम सिंह की आज पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस महीने के शुरू में मेघालय में अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम का उल्लेख किया, जहां लोगों ने मेघालय के बहादुर योद्धा यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और इस क्षेत्र में अनेक नए स्टार्टअप उभर रहे हैं। हाल ही में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। एक और बड़ी अहम बात ये हुई है कि कोरोना काल में औषधीय पौधों पर रिसर्च में भी बहुत वृद्धि हुई है। इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडीज पब्लिश हो रही है। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद में शहद को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इसे अमृत बताया गया है। आज शहद उत्पादन में इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे स्वरोजगार का जरिया बना रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। हरियाणा में यमुनानगर में एक मधुमक्खी पालक साथी रहते हैं, सुभाष कंबोज जी। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। आज वो करीब
2000 बॉक्सेस में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उनका शहद कई राज्यों में सप्लाई होता है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलौना उद्योग की सफलता की गाथा का भी उदाहरण दिया। उन्होंने इसकी सफलता का श्रेय युवाओं, स्टार्टअप और उद्यमियों को दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विदेशों से आयातित खिलौनों की संख्या निरंतर घट रही है। पहले 3000 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौने आयात किए जाते थे, जो अब 70% कम हो गए हैं। पहले जहां 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे, वहीं अब इनका आयात 70% तक घट गया है। और खुशी की बात ये कि इसी दौरान भारत ने 2600 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों को विदेशों में निर्यात किया है, जबकि पहले 300-400 करोड़ रुपए के खिलौने ही भारत से बाहर जाते थे। और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कोरोना काल में हुआ है। भारत के टॉय सेक्टर ने खुद को ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया है। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का उदाहरण भी दिया। ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान में चाबहार बंदरगाह से मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ व्यापार की संभावनाओं का दोहन करने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वे आज मुंबई में चाबहार दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। ये दिवस ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत और मध्य एशिया के बीच मालवहन शुरू करने के उपलक्ष्य में मनाया गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों तक पहुंच बनाने के लिए चाबहार बंदरगाह विकसित किया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि चाबहार बंदरगाह समृद्ध मध्य एशियाई क्षेत्र को दक्षिणी एशियाई बाजार से जोड़ता है। ये दोनों भौगोलिक क्षेत्रों के बीच व्यापार, आर्थिक गठजोड़ और जनता के आपसी संपर्क रूप में उभर रहा है। भारत में मध्य एशियाई देशों को हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित और व्यावसायिकता के अनुरूप पहुंच उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि ये न केवल संपर्क बल्कि निवेश को भी बढ़ावा देगा और हमारे सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि ये मध्य एशियाई क्षेत्र में परिवहन और यातायात को विकसित करेगा और मालवहन तंत्र में सुधार करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चाबहार बंदरगाह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गलियारे को प्रोत्साहन देगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने लेखपाल परीक्षा के पेपर लीक रैकेट से जुड़े 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। विशेष कार्यबल ने कहा है कि समय पर की गई कार्रवाई के कारण इस परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। ये गिरफ्तारियां वाराणसी, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर सहित कई जिलों में की गई हैं। गिरफ्तार लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो स्वयं उम्मीदवार नहीं थे तथा अन्य के नाम से परीक्षा दे रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे थे। ये परीक्षा आज राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ,
ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात में कहा, भारत जब अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा तब वो एक शानदार और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होगा। अगले 25 वर्षों के अमृतकाल को प्रत्येक देशवासी के लिए कर्तव्य काल कहा। श्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का रूप लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की, लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। श्री मोदी ने शहीद उधम सिंह को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अन्य महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद के महत्व पर बात की, भारत के उभरते खिलौना उद्योग की प्रशंसा की और हनी मिशन की सफलता का भी उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने लेखपाल परीक्षा पेपर लीक रैकेट से जुड़े 18 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को हिरासत में लिया। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से जारी वर्षा से अधिकांश हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त। राष्ट्रमंडल खेलों में जेरेमी लाल रिनुंगा ने पुरुषों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रमंडल खेल महिला क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आपकी जिज्ञासा को लगेगा विराम, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या फिर abhyas.airnews@gmail.com पर भेजें। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट शनिवार रात 9:30 बजे देते हैं। इस बार का विषय है पॉलिटिकल साइंस, तो आप रेडी हो जाएं अपने सवालों के साथ। रवाना कर दें हमें जल्द से जल्द। अंतिम तारीख 3 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पात्र चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत को हिरासत में लिया है। इससे पहले आज निदेशालय ने इसी सिलसिले में मुंबई में संजय राउत के आवास पर छापेमारी की। निदेशालय ने इस मामले में संजय राउत की दादर और अलीबाग में संपत्ति भी जब्त की है। ये मामला मुंबई चौल के पुनर्विकास में अनियमितताओं से संबंधित है। अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस सिलसिले में श्री राउत को 2 बार सम्मन जारी किए थे। पहली बार में इस महीने की 20 तारीख को उन्हें पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कहा था कि वर्तमान संसद सत्र के कारण वे 7 अगस्त के बाद ही पेश हो पाएंगे। उन्होंने 1 जुलाई को अपना बयान दर्ज करवाया था। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में बताया है कि 31 जुलाई तक 5 करोड़ 10 लाख से अधिक आयकर रिटर्न जमा किए गए। आयकर विभाग के अनुसार आज 4 बजे तक 33,74,000 आयकर रिटर्न दाखिल हुए। कल 57,51,000 से अधिक रिटर्न जमा किए गए थे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 204 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 31,36,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 19,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.48% है।
जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्री मंदिरों के नगर जम्मू पहुंच रहे हैं। अभी तक 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्री अमरनाथ पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। शुक्रवार को ये शंकराचार्य जी मंदिर, शनिवार को शारिका भवानी मंदिर और आज श्री अमरेश्वर जी मंदिर में स्थापित की गई। विस्तृत जानकारी हमारे श्रीनगर संवाददाता से। श्री अमरनाथ जी की चल रही वार्षिक तीर्थ यात्रा के संदर्भ में आज सुबह श्रीनगर के बड़शाह चौक स्थित श्री अमरेश्वर जी मंदिर में स्वामी अमरनाथ जी की चांदी वाली गदा यानी छड़ी मुबारक की छड़ी स्थापना की गई। इस अवसर पर साधुओं के एक समूह ने पवित्र छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत श्री दीपेंद्र गिरी जी महाराज के नेतृत्व में करीब 2 घंटे तक चले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। छड़ी मुबारक यानी पवित्र गदा भगवान शिव और दूसरी देवी पार्वती को दर्शाती है, को श्रीनगर के अमरेश्वर मंदिर में रखा जाएगा, जिससे भक्तों को 7 अगस्त तक अपनी पूजा अर्चना करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके उपरांत पवित्र छड़ी मुबारक को दक्षिण कश्मीर के हिमालय में स्थित श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। पारंपरिक छड़ी पूजन मंगलवार 2 अगस्त को नाग पंचमी के अवसर पर किया जाएगा। छड़ी मुबारक 7 अगस्त को श्रीनगर से पवित्र गुफा के लिए रवाना किया जाएगा और इस साल 12 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूजा और अन्य अनुष्ठानों के साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल मामले से जुड़ी गतिविधियों के सिलसिले में 6 राज्यों में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। जांच एजेंसी ने मध्य प्रदेश में भोपाल और रायसेन जिलों, गुजरात में भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद जिलों, बिहार में अररिया जिले, कर्नाटक में भटकल और तुमकुर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और नांदेड़ तथा उत्तर प्रदेश में देवबंद जिले में संदिग्धों के 13 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई में कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। भारत और ओमान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास अल-नज़ा कल से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में होगा। ओमान पैराशूट रेजिमेंट के 60 जवानों के साथ शाही सेना की टुकड़ी अभ्यास स्थल पर पहुंच गई है। 18वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के जवान भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास 12 से 25 मार्च 2019 तक मस्कट में आयोजित किया गया था। ये अभ्यास 13 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना है। इससे दोनों देशों के आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बरसात से ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। देहरादून में नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी को देखते हुए राज्य आपदा मोचन बल और संबंधित अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नदियों और नालों के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य में भूस्खलन के कारण 160 से अधिक सड़कें बंद कर दी गई हैं। और कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बरसात हो सकती है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश की संभावना है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश का अनुमान है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के तीसरे दिन भी भारत की शानदार स्वर्णिम शुरुआत हुई। भारोत्तोलन में जेरेमी लाल रेनुंगा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। जेरेमी ने कुल 300 किलो भार उठाकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। भारोत्तोलन में भारत का ये दूसरा स्वर्ण और कुल 5वां पदक है। अपनी जीत के बाद जेरेमी ने कहा, एक्सपेक्ट था कि इस बार मैं अच्छा करूंगा क्योंकि मेरा लास्ट कॉम्पिटिशन है 67 में, लेकिन ठीक है, गोल्ड मेडल हमारा देश के लिए लेके 300 में, वो तो अच्छी है। पेरिस ओलंपिक के लिए मैं तैयारी करूंगा 73 kg में। बहुत
बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हर एथलीट का सपना होता है कि पोडियम में हमारा नेशनल एंथम बजे। इससे पहले कल मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में पहला स्वर्ण और बिंदिया रानी देवी ने रजत पदक जीता। मुक्केबाजी में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में निकहत जरीन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज देर रात सेमीफाइनल में महिला टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। तैराकी में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का अगला मुकाबला बारबाडोस के खिलाफ है। अब से कुछ देर बाद पुरुष हॉकी में रात 8:30 बजे भारत का मुकाबला घाना से होगा। बैडमिंटन में मिक्स टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। स्क्वैश में जोशना चिनप्पा ने महिला सिंगल्स में न्यूजीलैंड की कैटलिन वॉट्स को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में स्वर्ण जीतने के लिए जेरेमी लालरिनुंगा को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि चोट के बावजूद जेरेमी के आत्मविश्वास ने इतिहास रचा और लाखों लोगों को प्रेरित किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम लेकर आते हैं आपके लिए हर रोज इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी उधम सिंह को याद कर रहे हैं। उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या के लिए आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। वे उन्हें अपना गुरु और श्रेष्ठ मित्र मानते थे। वे भगत सिंह का फोटो अपने बटुए में रखते थे। उधम सिंह पर भगत सिंह का प्रभाव उस पत्र से जाना जा सकता है जो उन्होंने मार्च 1940 में लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा, आज 10 बरस हो गए जब मेरे दोस्त भगत सिंह मुझे छोड़ गए थे और मुझे यकीन है कि मौत के बाद जब मैं उन्हें देखूंगा तो वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 23 तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मुझे लगता है कि मुझे भी वो उसी तारीख को फांसी देंगे। भगत सिंह की तरह उधम सिंह ने भी मुकदमे में सुनवाई को अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में उपयोग किया। मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने कहा, हम ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित हैं। वो बेहिचक भारतीय विद्यार्थियों पर गोलीबारी का हुक्म देते हैं। भारत की तुलना में ब्रिटेन में मेरे अंग्रेज दोस्तों की संख्या कहीं ज्यादा है। मैं ब्रिटेन की जनता का विरोधी नहीं हूँ। मुझे इंग्लैंड के कामगारों से हमदर्दी है, लेकिन मैं घृणित ब्रिटिश सरकार का विरोधी हूँ और आप लोग भी वही पीड़ा झेल रहे हैं जो हम लोग झेलते हैं। उधम सिंह अपने मित्र भगत सिंह की तरह ही अदालत में अपना भाषण समाप्त करते समय क्रांति के समर्थन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में नारे लगाते रहे। The accused
शहीद आजम उधम सिंह को पेंटोविले जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। 1974 में उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गईं। इंदिरा गांधी, शंकर दयाल शर्मा और जैल सिंह ने अस्थि कलश प्राप्त किया। 2 अगस्त 1974 को उधम सिंह की अस्थियां 7 भागों में विभाजित की गईं, जिनमें से 5 भाग हरिद्वार, करतारपुर साहिब, रोजा शरीफ, सुनाम और जलियांवाला बाग ले जाए गए। शेष 2 भाग सुनाम में शहीद उधम सिंह कला महाविद्यालय में रखे गए। आकाशवाणी की ओर से महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी धीरन तीर्थगिरी गौंडर को भी याद कर रहे हैं, जो धीरन चिन्नामलाई के नाम से लोकप्रिय थे। वे 31 जुलाई 1805 को वीरगति को प्राप्त हुए। गौंडर समुदाय के चिन्नामलाई पलियाक्कर युद्ध के कमांडरों में शामिल थे। 1801-1802 में उन्होंने पोलीगर युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरन चिन्नामलाई का जन्म तमिलनाडु के ईरोड के निकट मेलपलयम में 17 अप्रैल 1756 को हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध में टीपू सुल्तान की मदद की और चित्तेश्वरम, माजाहवल्ली और श्रीरंगपट्टनम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीपू की मृत्यु के पश्चात चिन्नामलाई कोंगुनाडु के ओडानिलई में बस गए और वहां एक किले का निर्माण कराया। उन्होंने 1801 में कावेरी, 1802 में ओडानिलई और 1804 में आर्चालुर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया। तोप के हमले से बचने के लिए चिन्नामलाई ने किला छोड़ दिया और पलानी के करुमलई क्षेत्र में रहकर गुरिल्ला युद्ध करने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 31 जुलाई 1805 को संकागिरी किले में फांसी दे दी। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। अफ्रीकी देश कांगो में शहीद हुए बीएसएफ के दोनों जवानों के पार्थिव शरीर आज दिल्ली हवाई अड्डे पहुंच गए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में शांति सैनिक थे। दोनों शहीद राजस्थान के बाड़मेर से सांवला राम बिश्नोई और सीकर से शिशुपाल सिंह हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दोनों शहीदों को हवाई अड्डे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों शहीदों का अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव में किया जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज तमिलनाडु पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज भेंट किया और इस अवसर पर एक विशेष आवरण जारी किया। राष्ट्रपति ध्वज सेना, अर्धसैनिक बलों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों को दिया जाने वाला शीर्ष सम्मान है। श्री नायडू ने प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्राप्त करने पर तमिलनाडु राज्य पुलिस को बधाई दी। तमिलनाडु ये ध्वज प्राप्त करने वाला दक्षिण भारत का पहला राज्य है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस बल में अधिक महिलाओं वाली सूची में तमिलनाडु का दूसरा रैंक है और महिला कमांडो बल का गठन करने वाला ये पहला राज्य है। श्री नायडू ने कहा कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मूर्तियों और प्रतिमाओं की तस्करी की छानबीन करने के लिए एक अलग पुलिस इकाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात में कहा, भारत जब अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा तब वो एक शानदार और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होगा। अगले 25 वर्षों के अमृतकाल को प्रत्येक देशवासी के लिए कर्तव्यकाल कहा। श्री मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का रूप लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। श्री मोदी ने शहीद उधम सिंह को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अन्य महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद के महत्व पर बात की, भारत के उभरते खिलौना उद्योग की प्रशंसा की और हनी मिशन की सफलता का भी उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने लेखपाल परीक्षा पेपर लीक रैकेट से जुड़े 18 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को हिरासत में लिया।
राष्ट्रमंडल खेलों में जेरेमी लालरिनुंगा ने पुरुषों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी और राष्ट्रमंडल खेल क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।